हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस सीरीज इन टुडेज क्लास। आज हम देखेंगे कि अगले जो दो क्वेश्चन है वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि एक वेट लिफ्टर जो है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक वेट लिफ्टर जो है वो 1000 किलोग्राम को क्या कर रहा है, सॉरी 10 किलोग्राम के एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, 1000 टाइम ऊपर नीचे कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब वो ऊपर ले जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। मतलब उसको ले जाने में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगती है, क्योंकि किसी एम ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक ले जा रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, वहां पर लगेगी। दूसरा, जब उस ऑब्जेक्ट को नीचे ला रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो फेट है वो क्या कर रहा है, 3.8 इंटू 10⁻7 जूल पर किलोग्राम के हिसाब से उसका 20% एक बार नीचे लाने में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इस तरीके से अगर वो ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम ऊपर नीचे करता है तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी जो होगी, वेस्ट होगी, वो कितनी होगी, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, वसा एनर्जी, फैट जो होगा रिलीज होगा। अब चूंकि फैट रिलीज हो रहा है तो फैट जो होगा बॉडी का वो उसके मास को रिड्यूस करेगा। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर मास फाइंड करना है कि मास कितना रिड्यूस हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1000 टाइम ऊपर ले गया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो 1000 टाइम ऊपर ले गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया उसने। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना हुआ, तो वेट लिफ्टर ने पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर किया बार बार 1000 टाइम, तो वो होगा mgh। और ये कितनी टाइम किया उसने, 1000 टाइम किया। तो यहां पर m जो है वो 10 किलोग्राम है, g 9.8 है और h जो है वो 1 मीटर हाइट तक, 1 मीटर हाइट तक उसको ऊपर नीचे ले गया। और कितनी बार ले गया, 1000 टाइम तक ले गया। तो टोटल एनर्जी जो ऊपर ले जाने में उसके अंदर लगाई उसने वो कितनी है, वो है आपकी 9.8 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। और ये जूल, इतनी एनर्जी तो बार बार ऊपर ले जाने में लगाई। और नीचे ले जाने में क्या हो रहा है, नीचे ले जाने में वेट लिफ्टर ने एनर्जी जो है एक्सप्रेस की, मतलब एक्सपेंस की। तो एनर्जी एक्सपेंस बाय वेट लिफ्टर इज इक्वल टू क्या होगा, उसका जो मास था उसमें क्या किया, 3.8 इंटू 10⁻7 जूल। तो एनर्जी क्या हुई कि जो वेट के जो फेट था उसने रिलीज की पर किलोग्राम के लिए। अब पर किलोग्राम के लिए उसने रिलीज की तो क्या हो गया, यहाँ पर एक और चीज आएगा, एक और चीज आएगा यहाँ पे 3.8 इंटू 10⁻7 एम। और इसका 20% ही, मतलब इस एनर्जी का 20%, मतलब 20% ही क्या हो रहा है पर किलोग्राम के अंदर। जब वो पर किलोग्राम को नीचे ला रहा है तो सिर्फ 20% ही क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंस हो रहा है। तो उससे टोटल जो मास होगा वो कितना रिड्यूस हुआ, तो टोटल मास का पर किलोग्राम इतना निकल रहा है और 20% क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो ये m इंटू ये हो जाएगा आपका 1/5, मतलब टोटल मास में जो पर किलोग्राम एनर्जी रिलीज हो रही है उसका 20% क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3.8 इंटू 10⁻7 इस टाइप से रिलीज करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, ये जो एनर्जी है इस एनर्जी के बराबर होगी, मतलब ऊपर ले जाना और नीचे ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, मतलब सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, कार्य करने में, ऊपर से नीचे लाने में, है ना, वो भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनर्जी इक्वल टू ये एनर्जी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू m/5 इंटू 3.8 इंटू 10⁻7। अब देखिए m इज इक्वल टू, ये 5 को इस तरफ लेके आइए तो 5 इंटू 9.8 इंटू 10⁻4 हो जाएगा और 3.8 अपॉन 10⁻7 को नीचे ले जाइए तो 3.8 इंटू 10⁻7। तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए अगर इसका रेशियो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन होगा 12.89 के आसपास होगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं क्यों इसको यहाँ पे करूं। हाँ, तो ये 12.89 टू 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 12.89 मिलीग्राम जो मास होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा 1000 टाइम ऊपर नीचे करने पर किसी 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को, जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसका जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए है कि एक 5 मीटर लॉन्ग जो है एक स्टैंड है और उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। बॉल का जो मास है वो आपका 0.2 किलोग्राम है और उसको एक बुलेट v वेलोसिटी क्या करती है, स्ट्राइक करती है। बुलेट का जो मास है 0.01 किलोग्राम है। अब क्या होता है, जब इसे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है कि जो बॉल होती है वो उस जो यहाँ पर खंभा होता है, जो स्टैंड होता है, उसे 20 मीटर डिस्टेंस पर, और जो वहां पर बॉल होती है वो 100 मीटर, सॉरी बुलेट जो होती है वो 100 मीटर डिस्टेंस पे जाके गिरती है। अब ये v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से ये दोनों गिरते हैं। v1 वेलोसिटी से बॉल और v2 वेलोसिटी से बुलेट गिरती है। अब हमें फाइंड ये करना है कि ये जो बुलेट है ये किस वेलोसिटी से इस बॉल को स्ट्राइक कर रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, बॉल जब इसको स्ट्राइक करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बॉल की 0 होगी, और जो बुलेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने मान लिया v। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि कितने टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन U इनिशियल वेलोसिटी जो इसका है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, इसको टाइप किया। H जो था वो बॉल का क्या था, 5 था, और 1/2 G की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर क्या लेंगे, 10 लेंगे, इंटू टी स्क्वायर। टी जो है वही तो हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा हो गया टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने टी स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करना है, तो 2 5 जा 10, और ये जो 10 था ये अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 सेकेंड आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। अब इसको टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, लेकिन इनका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लीजिए s1 और इसको मान लीजिए यहां से क्या हो गया, ये s2 होगा। तो क्या होगा, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर बॉल के लिए हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को s और ये हमने लिख दिया बॉल, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1t, है ना। अब v1 कितना है, v1 यहां पर आपको फाइंड करना है, लेकिन s जो बॉल है वो कितना है, यहां पर आपको 20 दे रखा है। तो यहां पर लिख दीजिए 20 इंटू v1 और इंटू t जो है वो आप यहां पर लिख दीजिए। तो t जो हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा आपका v1, सॉरी t की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ पे v इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 यहाँ पे अपोन में आएगा तो 20 बचेगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर s जो बुलेट है वो भी हमें मालूम है, तो क्या होता है, ये आप लीजिए इसको v2t। अब s जो बुलेट है वो कितना है आपका 100 इक्वल टू v2 इंटू टी मतलब 1, तो v2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100 अपॉन 1, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फाइंड करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यहां पर क्या हो जाएगा, बुलेट का मास m b, जो कैपिटल M है, m बुलेट कर देते हैं, इंटू v प्लस m बॉल इंटू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m v1 प्लस m v2। अब देखो m जो बुलेट है और जो बॉल है, तो m बुलेट कितना दे रखा है आपको, m बुलेट आपको देखा है 0.01, तो ये लिख दीजिए 0.01 इंटू यहां पर जो v है उसको v रहने दीजिए, m जो है ये बॉल का 0.2 है, 0.2 है, और v जो था इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर जो m v1 है, v1 किसका है, बॉल के लिए है, तो बॉल का जो मास है 0.2 इंटू इसकी जो वेलोसिटी है बॉल की वो कितनी है, यहाँ पर 20 है, तो ये लिख दीजिए 20 प्लस यहाँ पे m जो बुलेट की है, बुलेट का है 0.01 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये तो पूरा 0 हो गया, 0.01 v इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 to 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 100 में से 0.01 का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। अब
v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5/0.01। तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 500, क्या आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से आपने देखा कि जो वेलोसिटी थी, जो बुलेट की वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक किया था वो कितना था, यहाँ पर 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने स्ट्राइक किया था। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नए व्यूअर्स के लिए बता दूं तो जी की क्लास अभी लग रही है और इसमें जो अच्छे कंटेंट होते हैं, जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये करने आता है तो आप निश्चय ही अगले जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक m और एक 4m मास के दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? एक m और एक 4m मास के दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से क्या है, r डिस्टेंस पर स्थित है ना। अब r डिस्टेंस में है तो यहां पर हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन वो पोटेंशियल जीरो किस जगह पे, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि जहां पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो है। तो हमें फाइंड करना है कि जहां पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जीरो है उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो बची हुई डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगी। और इस डिस्टेंस में हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये r डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये x डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां से यहां पर लगने वाला फोर्स और यहां से यहां पर लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। मतलब gm अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पहला है gm अपॉन आर स्क्वायर, gmm अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है फोर्स का, ये तो मालूम है आपको। और यहां पर जाएगा g 4m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर gm से gm कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स स्क्वायर, ये चल ही रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 2x इक्वल टू हो जाएगा r माइनस एक्स। और हमें यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू r, तो x इक्वल टू हो जाएगा r बाय 3। अब x इक्वल टू r बाय 3 पर हमें पोटेंशियल कितना है दोनों के कारण वो फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, मान लीजिए पॉइंट क्या है, P है ना। तो क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि पॉइंट किसी पॉइंट पर पोटेंशियल सभी जो भी आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं उनके टोटल पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा माइनस gm अपॉन एक्स, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है। और ये भी क्या हो जाएगा माइनस g 4m अपॉन r माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे प्लस ऐड तो करते अपन, लेकिन फॉर्मूला का माइनस से वापस माइनस बना देता, तो ये हो जाएगा माइनस gm अपॉन r बाय 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है r बाय 3, माइनस ये हो जाएगा g 4m अपॉन r माइनस r बाय 3। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3gm माइनस 3gm अपॉन r इज इक्वल, सॉरी माइनस यहां पर देखिए ये हो जाएगा 4gm अपॉन, ये 4 आगे आ गया, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 3r माइनस r अपॉन 3। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे 3r माइनस r। अब ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3gm अपॉन r माइनस 12gm अपॉन 3r में से r गया तो क्या बचेगा 2r, तो ये हो जाएगा माइनस 3gm अपॉन r इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 माइनस 6gm अपॉन r। अब माइनस 6gm अपॉन r माइनस 3gm अपॉन r, मतलब ये हो जाएगा माइनस 9gm अपॉन r। और इस तरीके से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो P होता है ना, एक्चुअली V से शो करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल P हमने लिख दिया था, पोटेंशियल V जो है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा माइनस 9gm अपॉन r होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बोल रखा है कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अर्थ से इनफाइनाइट मतलब स्पेस में ले जा रहा है।
अब अर्थ पे ले जा रहा है, तो वहां पर हमें अर्थ से लेकर स्पेस में ले जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि अर्थ पर और स्पेस में ले जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी। तो इसके लिए अर्थ में जो मतलब स्पेस में जो एनर्जी है वो कितनी, क्योंकि वहां तक ले गया, वहां तक कितनी एनर्जी लगी, और उसके लिए हम उसमें से माइनस करेंगे जो अर्थ पे एनर्जी थी। तो अर्थ पे एनर्जी मान लीजिए 0 थी और वहां तक ले जाने में 100 लगा, तो 100 माइनस 0 मतलब 100 जूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अर्थ पर एनर्जी है वो कितनी है। तो अर्थ पर एनर्जी होगी मतलब हम यहाँ कहेंगे एनर्जी, एक्चुअली ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ वो कितनी होगी, माइनस एम जी आर होगी। माइनस एम जी आर क्यों होगी, अब एम जी एच तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने रेडियस पर है, आर रेडियस पे डिस्टेंस पे है ना। तो आर क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है, कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई है। अब उसको हम इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं। अब इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो तो जीरो होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इन स्पेस वो होती है जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी TOTAL, टोटल एनर्जी जीरो। इनफाइनाइट में कितनी थी, माइनस पहले कितनी थी, तो क्या हो जाएगा, ये mgr बचेगा। क्या बचेगा, ये mgr बचेगा। तो ये हो जाएगा ओनली mgr। अब m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपको दे रखी है 1000। 1000 इंटू जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और r की वैल्यू 6400 इंटू 10 पावर ऑफ 3 दे रखी है। तो ये हो जाएगा यहां पर देखिए 64 इंटू 10 पावर ऑफ 9, 3 और ये 3 और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 6 7 8 9, ये जीरो जो होते हैं इतने जीरो जितने पावर लगती है। तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 पावर ऑफ 10 जूल। इतनी एनर्जी चाहिए होगी स्पेस में ले जाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, उसके अंदर दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली क्या है कि वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है ना। वेलोसिटी, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या कर रखा है कि एक एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है जो अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण के कारण आर त्रिज्या के एक वृत्त के चारों तरफ गति कर रहा है। इसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष प्रत्येक कण की चाल क्या होगी। मतलब जो दो मासेस हैं, दो मासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मासेस हैं वो आर रेडियस के एक छोर पे क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर और आर मतलब 2r हो जाएगी, है ना। ये चीज आप समझ लीजिए। अब यहां पर क्या है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये चक्कर जब रोटेशन करते हैं, रोटेशनल मोशन होता है, तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर एक अभिकेंद्री बल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वो लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोटेशनल फोर्स जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो। तो यहाँ पर m v स्क्वायर अपॉन r, एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और उसके बराबर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, 2r। तो ये होगा जी एम अपॉन 2r का स्क्वायर। अब हमें v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन 2r स्क्वायर इंटू ये जो r है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो m है ये नीचे आ जाएगा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा जी एम स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर जी एम स्क्वायर आएगा क्योंकि जी एम मतलब जी एम अपॉन 2r, मतलब ये फॉर्मूला होता है, जी एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू जी एम, क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन 2r, ये हो जाएगा आपका 2r। और अगर आपको v फाइंड करना है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा जी एम अपॉन 4r, क्या हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से
ये जो फॉर्मूला था ये हम यहाँ पर एस्टिमेट कर पाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज का जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उसमें लिखा गया है कि एक पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और जब ये अपने ओरिजिन पॉइंट से 2a/3 डिस्टेंस पर होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर उसकी 2a/3 रहती है तो सडनली उसकी जो स्पीड होती है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाती है। तो इस इंक्रीजमेंट से जो ऑब्जेक्ट होगा उसका न्यू जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है एसएचएम में वो होती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, एक तो ये होती है। दूसरा एक और इक्वेशन होती है, यहां पर आप देख लीजिए वेलोसिटी की v इक्वल टू ओमेगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज तो डिस्प्लेसमेंट की होती है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, तो मैंने आपको बताने के लिए बताया। लेकिन यहां पर दिया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 2a/3। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो ये वेलोसिटी v इक्वल टू स्पीड जो है वो v इक्वल टू ओमेगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। अब यहां से v स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, अब ये कहा गया है कि जब वो डिस्प्लेसमेंट 2a/3 होता है उस समय उसकी जो यहां पर जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम इंक्रीज कर दी जाती है। मतलब ये जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम इंक्रीज कर दी गई, मतलब v की जगह मैं क्या कर दूं 3v कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं। तो हमें क्या मिलेगा, एक नया एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा a डैश का स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये a डैश ही फाइंड करना है कि ये a डैश कितना है। तो यहां पर एक नॉर्मल कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो, और जब हमने 3v कर दिया मतलब वेलोसिटी जो उसकी स्पीड है वो 3 टाइम हमने कर दी, तो जो एम्पलीट्यूड है वो मिल गया। अब इनका ही हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड कर लेना है। तो देखिए ये हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन 3v स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर और ये इस टाइप से बन जाएगा। अपॉन में ये बन जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a डैश का स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ये v स्क्वायर से ये v स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो 1/3 का क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहां हो गया 1/9। इधर देखिए ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 2a² और ये a स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है ये 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a² माइनस ये हो जाएगा 4a²। क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा और अपॉन में इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9। अब यहां पर ठीक ऐसे इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a डैश का स्क्वायर माइनस 4a डैश स्क्वायर अपॉन 9। ये 9 से ये 9 कट जाएगा। अब देखिए 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 1/9। तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5a स्क्वायर अपॉन यहां पर देखिए यहां पर ये हो जाएगा 9a डैश का स्क्वायर माइनस 4a डैश स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 945। क्या हो जाएगा 45, 9 5 जा 45a स्क्वायर हो जाएगा और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9a डैश का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है इस 4a स्क्वायर को इस तरफ लेके आइए तो ये हो जाएगा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9a डैश का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये a डैश है, सॉरी हमें a डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कीजिए, ये 7a हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a डैश। और इस तरीके से यहां पर अगर हम वेलोसिटी 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो जो न्यू एम्पलीट्यूड होगा 7a/3 होगा। ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसके अंदर ये बोल रखा है कि एक जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है तो उसके अंदर क्या कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब यहां से वहां और यहां से यहां कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है जो भी पोजीशन उसको बार बार क्या हो उसी लाइन में रिपीट कर रहा हो। तो क्वेश्चन में क्या आ गया है कि एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है, तो जो पार्टिकल है पहले टाउ टाइम में क्या कर रहा है, वो ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितने टाइम में देख लीजिए। पहले यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो x इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, वो a cos ओमेगा t होता है, जहां पे a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब जब t इक्वल टू जीरो था, तो x इक्वल टू क्या था, a था। मतलब ये t इक्वल टू यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। मतलब मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्या है, ये एम्पलीट्यूड, ये मोशन कर रहा है। लेकिन जब t इज इक्वल टू यहां पर टाउ था तो उसने a डिस्टेंस को ट्रेवल किया उसी डायरेक्शन में, और जब t इज इक्वल टू अगला टाउ हुआ तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट था उसने 2a ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 2a ट्रेवल कर लिया। मतलब ये a और ट्रेवल कर लिया, तो टू ए ट्रेवल कर लिया। तो अब बताइए जो यहां पर टू टाउ, टाउ इक्वल टू जब टू टाउ था तो उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2a प्लस a मतलब 3 है। तो यहां पर देखिए t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू a था, लेकिन जब t इज इक्वल टू टाउ हो गया तो x इक्वल टू हो गया a माइनस a। मतलब ये पूरा a था, यहां से लेकर यहां तक पूरा a था, उसमें से ये माइनस कर दो तो इतना डिस्टेंस क्या किया उसने, ट्रेवल कर लिया। मतलब उसी डायरेक्शन में आगे जाने के लिए। और अब क्या होता है कि जब t इज इक्वल टू यहां पर टू टाउ किया गया तो x इक्वल टू a माइनस 3a हो गया। तो जब t इक्वल टू टू टाउ किया तो ये a और ये 2a, टोटल कितना हो गया, 3a हो गया। तो यहां पर जो था वो डिस्प्लेसमेंट 3a माना गया, और बाकी क्या हो गया, वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट उसने शो किया। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में वो सही है या नहीं सही है, वो उनमें से कौन सा सही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए यहां पे क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, तो हमने मान लिया a माइनस ए इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू होता है a cos ओमेगा टी। और यहां से अगर मैं cos ओमेगा टी की वैल्यू निकालूं तो cos ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ए माइनस ए अपॉन ए हो जाएगा। तो ये तो आप यहां ध्यान दीजिए। दूसरा इस इक्वेशन से हम देखते हैं, जब t इक्वल टू टू टाउ है तो x इक्वल टू a माइनस 3a, तो ये पहला हो गया। और दूसरा वाला हम देख लेते हैं, तो जब a माइनस 3a हुआ तो जो इक्वेशन थी x इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, a cos 2 ओमेगा टी हम लिख लेते हैं, क्योंकि ओमेगा टी तो होता ही है, लेकिन ये क्या लिख देते हैं हम, 2 ओमेगा टाउ मान लेते हैं, क्योंकि टाउ हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, ये भी हमारे क्या है, टाउ है ना, ये टाउ चल रहा है। तो 2 टाउ हो गया, ओमेगा की जगह ओमेगा है लेकिन टी की जगह क्या लिख दिया, 2 टाउ। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसको ही हम आगे सॉल्व करके इक्वेशन की सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर इसको मान लीजिए a माइनस 3a अपॉन a इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है इसका आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को तो साइड में रख दीजिए, और ये जो फॉर्मूला cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं a माइनस ए अपॉन ए। तो यहां पर हम लिखते हैं a माइनस 3a अपॉन ए इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर ही रखिए, हम यहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, cos ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा टाउ एक्चुअली है वो, है ना। तो ये a माइनस ए अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस 3a अपॉन ए इज इक्वल टू, 2 को एज इट इज रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस ए, है ना। इसको इस टाइप से कर दीजिए, यहां पर मान लीजिए कि छोटा सा ब्रैकेट है ना, a माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इनको अलग अलग लिख दिया हमने। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए इधर हो गया आपका a माइनस 3 अपॉन ए इज इक्वल टू से डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 2, और यहां पर बचेगा a माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ये यहां पर देख लीजिए, है ना। अपॉन में क्या बचेगा,
ए स्क्वायर बचेगा, यही होगा ए स्क्वायर कॉमन, इसमें अंदर जाएगा नहीं तो ए माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन 1 है तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से कंडीशन बन रही है हमारी। अब देख लेते हैं हमारी कंडीशन ये चल रही है ए माइनस थ्री ए अपॉन ए इज इक्वल टू, यहां पर ये जो इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए ये, और इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ। अब 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, अपॉन में ए स्क्वायर आपका चल ही रहा है। तो देखिए ए माइनस 3a अपॉन ए इज इक्वल टू, अब देखना इस 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 a माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली ये 2a स्क्वायर सिर्फ इसके आगे रहेगा, किसके आगे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके लिए है, इस वाले माइनस a के लिए नहीं है, तो यहाँ पे 2 का नहीं आएगा, ये यहीं तक ये वाला, तो इसका फॉर्मूला तो यहीं तक था, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इस ए से ये ए कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर ए का यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a बचेगा। अब ए स्क्वायर से ये भी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका 2a स्क्वायर जो है वो इधर बचेगा, और ये वाला इस तरफ लेके आए तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 4a। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा आपका a बचेगा, और a से a कैंसिल कर दीजिए तो आपका बचेगा a इक्वल टू 2a, मतलब कि इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा 2a हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड कितना होगा, अभी भी इनमें से किसी भी एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से किसी का भी एम्पलीट्यूड 2a नहीं दिया गया था। हम टाइम पीरियड निकालते हैं। अब टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन जो है ये फर्स्ट वाली a माइनस ए इक्वल टू a cos ओमेगा टाउ ले लेते हैं। तो a माइनस ए इक्वल टू a cos ओमेगा टाउ ले लेते हैं। अब a की जगह हमें पुट करना है 2a, तो ये पुट कर दीजिए 2a माइनस ए इक्वल टू 2a cos ओमेगा टाउ। अब क्या होता है 2a में से a गया तो क्या आपके बचेगा, आपके पास बचेगा a बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 2a cos ओमेगा टाउ। तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a इक्वल टू cos ओमेगा टाउ। अब देखिए ये 1/2 है, क्या हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू cos ओमेगा टाउ। ये किसका फॉर्मूला है, ये cos ओमेगा टाउ, और 1/2 किसका होता है, 1/2 यहां पर होता है जो होता है π/6 का होता है, किसका होता है π/6 का, है ना। तो cos π/6 ये π/6 हो गया, और ये हो जाएगा 2π/t इंटू टाउ cos ओमेगा टाउ 2π/t। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, और ये जो t है तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/t। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मुझे, 2π से 2/t इंटू टाउ, 2/t इंटू टाउ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर मैं t फाइंड करूं तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू t अगर मैं यहां लाऊं तो ये 6 टाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 टाउ, और इस तरीके से जो टाइम पीरियड है वो 6 टाउ हो जाएगा। ऐसा लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी समझने में, तो ये जो होता है ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और इनमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपका मैच कर गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अर्थात अपने आप को इतना अच्छा बना लीजिए, इतना ऊंचा बना लीजिए कि किस्मत भी, अर्थात जो भगवान जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो भी आपसे पूछे कि बताओ बेटा आपको क्या चाहिए, कि आपने इतनी मेहनत कर रखी है, आप इतने ऊंचे हो तो आपको क्या चाहिए। तो अपने आप को इतना ऊंचा करना है, इसका मतलब होता है। तो इस सीरीज में हम उसी खुद ही को बुलंद करने के लिए जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न है उनको हल कर रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है जी का, एक्चुअली AIPMT का है। उसके अंदर ये पूछा गया है कि एक जो पार्टिकल है वो लीनियर मोशन कर रहा है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और वो x1 जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसका ओरिजिन पॉइंट से x1 जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब x2 डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिन से तो उसका जो वेलोसिटी है v2 है। तो हमें इस जो मोशन हो रहा है इसका जो टाइम पीरियड है वो फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला एक्चुअली आपने पढ़ रखा होगा। v स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ रखा है ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर v स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे v इक्वल टू हम कर देते हैं v स्क्वायर इक्वल टू अब होगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर मान लीजिए इसे, और इसे मान लीजिए v1। इस वाले इक्वेशन हमने इसको सॉल्व किया है। और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे x2 करूंगा तो जो v हो जाएगा वो v2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी से फाइंड आउट होता है, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, यही बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये और ये तो कॉमन आ गए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये बचेगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक तरफ करिए, ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर था तो हम यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, तो क्या होगा ओमेगा इक्वल टू, ये जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और ये जो पूरा है ये अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें t फाइंड आउट करना है, तो एक काम कीजिए t उधर भेजिए और बाकी सबको इस तरफ लेके आइए, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और इस तरीके से जो टाइम पीरियड था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया बड़े ही सिंपल तरीके से। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो कि एक इन कंपैरिजन में एक, दूसरे के कंपैरिजन में दूसरा, तो हाँ आप पर्टिकुलरली कोई एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन बनाइए, उनका क्या कर लीजिए, या तो उनका कंपैरिजन करना पड़ेगा, या फिर उनका डिवाइडेशन करना पड़ेगा, या फिर उनका क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंस फाइंड करके ही कुछ इक्वेशन जरूर बनती है, और उसको ही सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। इसके अंदर दे रखा है कि आपको 2 डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी दे रखा है, और y2 इक्वल टू b cos ओमेगा टी आपको दे रखा है। तो इन दोनों का जब हम क्या कहेंगे, जब अतिव्यापन होता है, एक्चुअली जब ये साथ में आती हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और दूसरा देखा है y2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस, सॉरी ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी है। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा a sin ओमेगा टी प्लस b, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, b है, b cos ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर हम एक चीज जो होता है उसका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन करेंगे, और वो चीज है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब एक काम करते हैं, यहां पर हम जब ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो डिवाइडेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये जो कंडीशन है वो क्या है ना। अब ये जो कंडीशन है ये हम समझ लेते हैं, यहां पर a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप फाई, क्या मान लीजिए फाई, और कौन सा फाई, कोस फाई। कोस फाई इक्वल टू मान लीजिए ये है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी हम देख लेंगे, बड़ा ही सिंपल वो भी तरीका है। और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे साइन फाइव, साइन फाइव इक्वल टू मान लेते हैं बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कोस फाइव, कोस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा साइन फाइव कोस ओमेगा टी। ठीक है, और ये जाना पहचाना आपको क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये आइडेंटिटी दिख रही होगी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन हो जाएगा ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब ये इसका अगर हम कंपैरिजन करके y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से हो गया यहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का। दूसरा जो मैं एक समझ रहा हूं तरीका क्या हो सकता है, तो मान लीजिए कि ये जो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और मान लीजिए ये है a साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है a है, और b कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब इस वेव और इस वेव के अंदर कितने का डिफरेंस है, कितने एंगल का, पाई बाई टू हुआ। तो मान लीजिए ये a वाली जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो b वाली क्या जा रही होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो ये हो गया आपका b। ठीक है, और इनके बीच में ये 5/2 आपको दिखाई दे रहा है ना। अब फेस डिफरेंस कितना है, फेस डिफरेंस जहां से स्टार्ट होती है जहां पे एंड होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फेस डिफरेंस। ये मान लीजिए 5, अब ये a है और ये b है और दोनों का फेस डिफरेंस 5 है, तो रिजल्टेंट क्या दिख रहा है, मतलब ये दोनों जब एक दूसरे से ओवरलैप होंगी तो रिजल्टेंट तो ये होता है, a और b का रिजल्टेंट क्या होगा, r होगा, और r आप जानते हैं यहां पर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। और 5 क्या है, फेज डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेन फाइव इक्वल टू बी अपॉन ए, यहां से 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस तरीके से ये जो आर है ना, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, वाई इक्वल टू हम कह सकते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, ओमेगा टी प्लस 5, है ना, ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां पर देखिए r की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू आर इक्वल टू हमने यहां फाइंड कर रखा, r इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड ही तो है, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। माथ की लकीरें बदलेंगी जरूर और एक ना एक दिन सफलता मिलेगी जरूर, तो ये मंत्र आप हमेशा याद रखिए, हमेशा आप मेहनत करते रहिए। आज हम इस सीरीज में अगला जो प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण एग्जाम, चाहे जी हो, चाहे नीट हो, चाहे AIPMT, चाहे AIEEE के जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनके ही प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज में अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक जो रॉड है उसकी स्टिफनेस मतलब कठोरता, वो कितनी कड़क है, कितनी कठोर है, वो K है, और इसे दो भागों में, मतलब आप मान लीजिए कि जो रॉड है उसकी लेंथ L है, तो उसे 2:3 में क्या होता है, ब्रेक किया जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि जो LA लेंथ की जो रॉड होगी उसकी स्टिफनेस कितनी होगी। अब जो स्टिफनेस होती है उसको हम देख लेते हैं क्या होता है।
यहां पर स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है K प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्टिफनेस फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा KA/K प्रोपोर्शनल टू L/LA, है ना। ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो KA इक्वल अपॉन K इक्वल टू L को हम क्या लिख सकते हैं, L को हम लिख सकते हैं LA प्लस LB, क्योंकि इसे दो भागों में हमने तोड़ रखा है, और LA जो है वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। अब KA को हमें फाइंड आउट करना है, K हमें मालूम नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, KA अपॉन K इज इक्वल टू LA प्लस LB, और ये किन भागों में टूटा हुआ, 2 + 3, मतलब पूरा दोनों भागों में रेशियो टूटा हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं 2 + 3 अपॉन जो LA है वो कितना है, LA है 2, तो इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 2। अब यहाँ पे KA आपको फाइंड करना है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि इस KA को आप उधर ले जाइए, है ना। ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर K, और इस तरीके से जो स्टीफनेस होगी, जो कठोरता होगी इस वाले पोर्शन की, वो 5/2 मतलब 2.5 गुनी रह जाएगी। और K क्या है इसकी, जो इनिशियल स्टिफनेस है वो, है ना, मतलब इनिशियल स्टिफनेस की 2.5 गुनी रह जाएगी। 100% थी लेकिन इतनी गुनी हो जाएगी, मतलब और कड़क हो जाती है। लेंथ जैसे जैसे छोटे करते हैं, जो स्टिफनेस होती है वो बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा ज्यादा बड़ी जो रोड होती है वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसको हम छोटा करते जाते हैं उसको तोड़ना और कठिन होता जाता है, मतलब उसकी स्टिफनेस बढ़ती जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, ये आसानी से हो जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोल रखा है कि एक जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो बीटा है। तो ये जो पार्टिकल जो सिंपल ऑसिलेशन कर रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं, सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर ए। अब ए जो होता है ये आप जानते हैं, ए क्या होता है, उस पार्टिकल का मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है। इसके बाद ओमेगा क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेशन कर रहा होता है। तो अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर ए, तो अल्फा मैक्सिमम जो है वो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। इसी प्रकार जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है उसे बीटा से शो कर रखा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो बीटा है, और बीटा होता है ओमेगा अल्फा, सॉरी ओमेगा ए होता है। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो है ये भी क्या है, मैक्सिमम है। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है और मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो। तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। अल्फा अपॉन बीटा कर देते हैं। अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। अब देखिए यहां पर ए से ए तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ओमेगा से एक ओमेगा भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो ओमेगा होता है यहां पे बचेगा ओमेगा इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अब क्या होता है, ओमेगा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है वो आपका होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा की जगह हम पुट कर देते हैं। तो ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई अपॉन टी पुट करूंगा तो क्या होगा, ये बचेगा हमारे पास यहां पर अल्फा अपॉन बीटा, है ना, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। अब हम क्या करते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं। टी एक्चुअली टी हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कॉमन नहीं लेना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए टी इज इक्वल टू, अगर मैं टी को उस तरफ ले जाऊं तो टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये बीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बीटा अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा। और इस तरीके से ये जो टी होता है जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, वो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट हो जाता है कि अगर बीटा मैक्सिमम यहाँ पर वेलोसिटी है और अल्फा यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा होगा। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होता है ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है। तो इसके अंदर दे रखा है कि दो पार्टिकल जो है वो एक पैरेलल लाइन पर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली उनके एम्पलीट्यूड को क्या है 1/2 है। मतलब मान लीजिए कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, इस टाइप से यहाँ पर इस पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से मोशन कर रहा है तो क्या होगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट शो करेगा और यहां पर पहुंचेगा, और दूसरा जो पार्टिकल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या कर रहा है,
मोशन कर रहा है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो a/2 है, मतलब a/2 ये होता है। अब ये हो गया ये a/2। अब ये जो पार्टिकल है अगर हम किसी एक डायरेक्शन से देखें तो मान लीजिए दूसरा जो पार्टिकल है वो यहां पर पहुंचा होगा, a/2 का मतलब वो यहां पर पहुंचा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कुछ अलग हो जाएगा, और यहीं से ये जो एंगल है अगर यहां से मैं बात करूं तो ये क्या होगा, यहां पर जा रहा होगा, तो ये एंगल दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। क्योंकि यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट और यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, क्योंकि क्या होगा, ये पूरा a है, तो a/2 को यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसको मान लीजिए आपका क्या है, ओमेगा टी है, और ये भी क्या हो गया आपका ओमेगा टी, है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो समझते हैं। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो y1 डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो ये a/2, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a/2 इक्वल टू जो a साइन ओमेगा टी होगा। अब a साइन ओमेगा टी को हम यहाँ पे ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं y1 के लिए, है ना। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी, एक्चुअली हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी, ये a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/2। क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, और 1/2 जो होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहां से ओमेगा टी की जो वैल्यू है तो वो हो गई आपकी 30 डिग्री, मतलब पहला जो पार्टिकल है वो 30 डिग्री तक क्या कर रहा होगा, यहाँ पर रोटेशन कर रहा होगा। अब ये जो टोटल है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 180 का है। अब 180 में से ये यहां तक दूसरा पार्टिकल यहां तक पहुंचा है, तो ये भी अगर 30 है, ये वाला देखिए ध्यान से, ये भी अगर 30 है और ये भी 30 है, तो दोनों इक्वल है। तो अगर मैं 180 में से 30 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, मतलब y2 वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी a/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अगर इसको नहीं भी मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि y2 जो होगा अगर यहां से ये इतना 30 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 30, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 150 डिग्री, क्या हो जाएगा, 150 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो होगा ये साइन ओमेगा टी π/2 की वैल्यू है ना, y2 की वैल्यू। अब y2 इक्वल टू है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां पर इसकी जो वैल्यू है ये साइन 150 की वैल्यू आ जाएगी, क्या है की हो जाएगी, साइन 150 डिग्री यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इससे इसे काट देंगे तो ओमेगा टी प्लस π/2 इक्वल टू 150 डिग्री, यही है। अब क्या होता है, ये 150 डिग्री तो आ गया, अब हमें फाई डिफरेंस फाइंड करना है, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1, मतलब कितना फेज डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 30 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री को 2π/3 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर। और इस तरीके से ये जो पार्टिकल होंगे इनके बीच में जो फेस डिफरेंस होगा, ये वाला और ये वाले पार्टिकल के बीच में ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा आपका, यहाँ पे फेस डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का, जिसको π/2 कहेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री इधर साइड निकल गया, 30 डिग्री इधर, तो 180 में से अगर टोटल 60 निकल गया तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पर है और इनके बीच में यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस बचेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद। माथ की लकीरें बदलेंगी जरूर और एक ना एक दिन सफलता मिलेगी जरूर, तो ये मंत्र आप हमेशा याद रखिए, हमेशा आप मेहनत करते रहिए। आज हम इस सीरीज में अगला जो प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण एग्जाम, चाहे जी हो, चाहे नीट हो, चाहे AIPMT, चाहे AIEEE के जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनके ही प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज में अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक जो रॉड है उसकी स्टिफनेस मतलब कठोरता, वो कितनी कड़क है, कितनी कठोर है, वो K है, और इसे दो भागों में, मतलब आप मान लीजिए कि जो रॉड है उसकी लेंथ L है, तो उसे 2:3 में क्या होता है, ब्रेक किया जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि जो LA लेंथ की जो रॉड होगी उसकी स्टिफनेस कितनी होगी। अब जो स्टिफनेस होती है उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है K प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्टिफनेस फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा KA अपॉन K प्रोपोर्शनल टू L/LA, है ना। ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया।
तो के ए इक्वल अपॉन के इक्वल टू एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल को हम लिख सकते हैं एल ए प्लस एल बी, क्योंकि इसके दो भागों में हमने तोड़ रखा है, और एल ए जो है वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। अब के ए को हमें फाइंड आउट करना है, के हमें मालूम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, के ए अपॉन के इज इक्वल टू एल ए प्लस एल बी, और ये किन भागों में टूटा हुआ, 2 + 3, मतलब पूरा दोनों भागों में रेशो टूटा हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं 2 + 3 अपॉन जो एल ए है वो कितना है, एल ए है 2, तो इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 2। अब यहाँ पे के ए आपको फाइंड करना है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि इस के ए को आप उधर ले जाइए, है ना, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर के, और इस तरीके से जो स्टिफनेस होगी, जो कठोरता होगी इस वाले पोर्शन की, वो 5/2 मतलब 2.5 गुनी रह जाएगी, और के क्या है इसकी, जो इनिशियल स्टिफनेस है वो, है ना, मतलब इनिशियल स्टिफनेस की 2.5 गुनी रह जाएगी, 100% थी लेकिन उतनी गुनी हो जाएगी, मतलब और कड़क हो जाती है, लेंथ जैसे जैसे छोटे करते हैं जो स्टिफनेस होती है वो बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा ज्यादा बड़ी जो रोड होती है वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसको हम छोटा करते जाते हैं उसको तोड़ना और कठिन होता जाता है, कठिन होता जाता है, मतलब उसकी स्टिफनेस बढ़ती जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, ये आसानी से हो जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोल रखा है कि एक जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो बीटा है। तो ये जो पार्टिकल जो सिंपल ऑसिलेशन कर रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो आइए हम देख लेते हैं, सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर ए। अब ए जो होता है ये आप जानते हैं, ए क्या होता है, उस पार्टिकल का मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है। इसके बाद ओमेगा क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेशन कर रहा होता है। तो अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर ए, तो अल्फा मैक्सिमम जो है वो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। इसी प्रकार जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है उसे बीटा से शो कर रखा है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो बीटा है, और बीटा होता है ओमेगा अल्फा, सॉरी ओमेगा ए होता है। अब यहां पर देख लीजिए ये जो है ये भी क्या है, मैक्सिमम है। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है और मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो, तो हम क्या करते हैं दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा कर देते हैं। अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। अब देखिए यहां पर ए से ए तो कैंसल आउट हो जाएगा, और ओमेगा से एक ओमेगा भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो ओमेगा होता है यहां पे बचेगा ओमेगा इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अब क्या होता है, ओमेगा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है वो आपका होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ठीक है, हम क्या करते हैं जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा की जगह हम पुट कर देते हैं। तो ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई अपॉन टी पुट करूंगा तो क्या होगा, ये बचेगा हमारे पास यहां पर अल्फा अपॉन बीटा, है ना, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा। अब हम क्या करते हैं टी कॉमन ले लेते हैं, टी एक्चुअली टी हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कॉमन नहीं लेना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए टी इज इक्वल टू, अगर मैं टी को उस तरफ ले जाऊं तो टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये बीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बीटा अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा। और इस तरीके से ये जो टी होता है जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं वो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट हो जाता है कि अगर बीटा मैक्सिमम यहाँ पर वेलोसिटी है और अल्फा यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा होगा। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होता है ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है। तो इसके अंदर दे रखा है कि दो पार्टिकल जो है वो एक पैरेलल लाइन पर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली उनके एम्पलीट्यूड को क्या है 1/2 है। मतलब मान लीजिए कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, इस टाइप से यहाँ पर इस पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से मोशन कर रहा है तो क्या होगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट शो करेगा और यहां पर पहुंचेगा, और दूसरा जो पार्टिकल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो a/2 है, मतलब a/2 ये होता है। अब ये हो गया ये a/2। अब ये जो पार्टिकल है अगर हम किसी एक डायरेक्शन से देखें तो मान लीजिए दूसरा जो पार्टिकल है वो यहां पर पहुंचा होगा,
a/2 का मतलब वो यहां पर पहुंचा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कुछ अलग हो जाएगा, और यहीं से ये जो एंगल है, अगर यहां से मैं बात करूं तो ये क्या होगा, यहां पर जा रहा होगा, तो ये एंगल दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। क्योंकि यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट और यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, क्योंकि क्या होगा, ये पूरा a है, तो a/2 को यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसको मान लीजिए आपका क्या है, ओमेगा टी है, और ये भी क्या हो गया आपका, ओमेगा टी है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो समझते हैं। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो y1 डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो ये a/2, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a/2 इक्वल टू जो a साइन ओमेगा टी होगा। अब a साइन ओमेगा टी को हम यहाँ पे ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं y1 के लिए, है ना, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखिए साइन ओमेगा टी, एक्चुअली हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/2। क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, और 1/2 जो होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहां से ओमेगा टी की जो वैल्यू है तो वो हो गई आपकी 30 डिग्री, मतलब पहला जो पार्टिकल है वो 30 डिग्री तक क्या कर रहा होगा, यहाँ पर रोटेशन कर रहा होगा। अब ये जो टोटल है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा 180 का है। अब 180 में से ये यहां तक दूसरा पार्टिकल यहां तक पहुंचा है, तो ये भी अगर 30 है, ये वाला देखिए ध्यान से, ये भी अगर 30 है और ये भी 30 है, तो दोनों इक्वल है। तो अगर मैं 180 में से 30 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, मतलब y2 वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी a/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अगर इसको नहीं भी मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि y2 जो होगा, अगर यहां से ये इतना 30 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 30, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 150 डिग्री, क्या हो जाएगा, 150 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो होगा ये साइन ओमेगा टी π/2 की वैल्यू है ना, y2 की वैल्यू, अब y2 इक्वल टू है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां पर इसकी जो वैल्यू है ये साइन 150 की वैल्यू आ जाएगी, क्या है की हो जाएगी, साइन 150 डिग्री यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इससे इसे काट देंगे तो ओमेगा टी प्लस π/2 इक्वल टू 150 डिग्री, यही है। अब क्या होता है, ये 150 डिग्री तो आ गया, अब हमें फाई डिफरेंस फाइंड करना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1, मतलब कितना फेज डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 30 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री को 2π/3 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर। और इस तरीके से ये जो पार्टिकल होंगे इनके बीच में जो फेस डिफरेंस होगा, ये वाला और ये वाले पार्टिकल के बीच में ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा आपका, यहाँ पे फेस डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का, जिसको π/2 कहेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री इधर साइड निकल गया, 30 डिग्री इधर, तो 180 में से अगर टोटल 60 निकल गया तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पर है और इनके बीच में यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस बचेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।